साथियों, आज मैं किसान जो बाहर से दिल्ली के लिए दिल्ली चलो वाले मार्च में आए थे, उनसे मिलने के लिए दिल्ली बॉर्डर पे गया था। पहले खबर आई थी कि वो निरंकारी मैदान है बुराड़ी में, उसमें जमा होंगे। उन सरकार ने वहाँ जाने की परमिशन दी है, लेकिन वो बॉर्डर से वहाँ से बॉर्डर करीब 20 किलोमीटर के फासले पे है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा वहाँ 1000 सिपाही थे, लेकिन कोई किसान नहीं था वहाँ पे। मैंने सिपाहियों से पूछा कि भाई किसान कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो साहब सिंधु बॉर्डर पे हैं या उसके आगे टीकरी बॉर्डर पे हैं। तो मैं फिर वहाँ से किसी तरीके से वहाँ पहुँचा सिंधु बॉर्डर पे पहुँचा तो वहाँ पे भी सिपाही बहुत बड़ी तादाद में थे, लेकिन कोई रुकावट नहीं थी। तो मैं फिर किसानों के पास पहुँच गया। ज़्यादातर किसान पंजाब के दूर दूर से आए थे। कई तो एक दिन चल के आए, कई 2 दिन, कई 3 दिन चल के आए, क्योंकि रास्ते में जो ट्रैक्टर लेके आ रहे थे तो सड़क पे बता रहे थे कि उनके लिए लोगों ने बहुत बड़ी मिट्टी डाल दी थी, सरकार ने डलवा दी थी ताकि सड़क ना हो। तो जैसे तैसे वहाँ से निकल के आए, आने में बड़ी देर लगी। दिक्कत ये पड़ी कि रास्ते में ठंड बहुत थी, और जाहिर है कि अगर आदमी खुले में लेटेगा तो उसके लिए घर में जितने गर्म कपड़े चाहिए उससे ज़्यादा कपड़े चाहिए, उतने कपड़े उनके पास नहीं थे। ऐसी सूरत में कई जगह किसानों पर पानी की बौछारें हुई। और बौछार माने बहुत तेज़ रफ्तार में स्पीड से पानी गिरता है, तो गिरने का भी खतरा रहता है आदमी को, भीग तो जाते ही है। तो फिर रात भर उस कपड़ों में रहना ये मुश्किल काम था। हालांकि पंजाब के किसानों ने मुझे उसकी बात नहीं बताई है, तो मैंने कई जगह लोगों से सुना, तो दूसरी जगह ऐसा हुआ। लेकिन मुझे जो किसान मिले A to Z इस बात से नाराज़ थे कि सरकार ने लॉकडाउन का गलत इस्तेमाल करके उनके खिलाफ कानून बना दिया, और पार्लियामेंट में भी कानून बड़े धोखे से पास करा दिया। और धोखा ना भी होता तो भी कानून बहुत गलत है। किसानों से मशवरा नहीं किया गया। हिंदुस्तान में लगभग 500 किसान संगठन हैं, उनको कॉन्फिडेंस में ले लेते। भारतीय जनता पार्टी का खुद भी एक किसान संगठन है, उससे मशवरा कर लेते। लेकिन उनका तो चूंकि वे खास पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनमें अपनी बात किसानों के हक में कहने की उतनी ताकत नहीं है। लिहाजा दूसरी पार्टियों से जुड़े जो संगठन है, और ज़्यादातर संगठन तो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, उनसे सरकार को मशवरा करना चाहिए था। किसान अरसे से, जब से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई है, ये जो MSP का मसला है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके सवाल पर वो हमेशा से फिक्रमंद रहे हैं। क्योंकि किसान जब अपनी फसल बेचने मंडी में जाता है तो सबसे ज़्यादा वहीं लुटता है, भाव उसको मिलता नहीं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि एक तरीका है किसान की लागत आंकने का, और चूंकि उसमें पूरा परिवार भी काम करता है, किसान उसकी अपनी ज़मीन का भी इस्तेमाल होता है, तो उनके जब खर्चे आंके जाएँ तो जो लागत मूल्य पड़ता है उससे जो रही लागत सरकार समर्थन मूल्य जाहिर करे। किसानों की मांग ये रही है कि भाई जो समर्थन मूल्य सरकार डिक्लेयर करती है वही समर्थन मूल्य मंडी या व्यापारी जब किसान से खरीदता है अनाज तो उसको दिया जाए। लेकिन मंडियों का मूल्य आमतौर पर समर्थन मूल्य से 20% 15% कम होता है। इस बार लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन की वजह से किसानों को ज़्यादातर मुल्क के हालात में, क्योंकि उस वक्त गेहूँ की फसल आई थी, सरकार ने कहा 19 रुपये गेहूँ खरीदेंगे। मंडी में बेचने जाते तो 17 साढ़े 17 का भाव मिल जाता उनको, लेकिन मंडियाँ बंद थी। तो प्राइवेट व्यापारी पहुँच गए गाँव में, तो उन्होंने उनका गेहूँ 16 रुपये 16.5 रुपये किलो खरीदा। किसान को बड़ा घाटा पड़ा। डर ये लग रहा किसान को कि सरकार ने जो कानून बना दिए हैं कि व्यापारी, बड़े बड़े करोड़पति व्यापारी अब खरीदेंगे। और पंजाब के किसानों ने बताया कि उन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं, जहाँ 1000 1,500 2,000 कुंटल गेहूँ रखे हैं, ऐसे वेयर हाउस के व्यापारियों ने बना रखे हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये वेयर हाउस में गाँव के लोगों को अपना अनाज रखने की सहूलियत होती, किराया दे के, रीजनेबल किराया देते किसान, और जब फसल थोड़ी भाव इम्प्रूव कर जाता तो उसे निकाल के बेचते। लेकिन सरकार ने वो चीज़ नहीं की। व्यापारियों को छूट दे रखी है कि आप जितने कम से कम दाम पे किसानों से खरीद सकें खरीद लें, मंडी को बाईपास करके। मंडी में तो थोड़ा बहुत ये होता है कि भाई बहुत सारे व्यापारी होते हैं, कोई नीलाम वगैरह होता है, तो थोड़ा सा बेहतर भाव मिल जाता है। करना ये था सरकार को कि इन मंडियों पर ये बंदिश लगा देते कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे फसल की कोई बोली लगाएगा नहीं। उसको इम्प्लीमेंट कराना आसान था। अब इंडिविजुअल व्यापारी से कैसे लागू कराओगे? सरकार ने उस पर कोई कदम भी नहीं उठाया, कोई मेंशन भी नहीं किया अपने प्रपोजल्स में। तो किसान बड़े
परेशान हैं। वो उत्तेजित नहीं कहेंगे, उत्तेजित तो हैं ही, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और दुखी होकर किसान 3-3 दिन का सफ़र करके, 2-2 दिन का सफ़र करके, ट्रैक्टरों की ट्रॉली में बैठना आसान नहीं होता। आप बस में बैठ के देखो, ट्रॉली में बैठ के देखो, पूरा शरीर हिलता है। और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से आना पड़ जाए तो और मुश्किल। कितनी तकलीफ उठा के आए और भरोसा नहीं कि कब लौट के जा पाएंगे। खाने पीने का क्या था, वहाँ पे कुछ लंगर लगा रखा था लोगों ने, तो लंगर लगा के उनको क्या मिल रहा था, 4-4, 5-5 पूड़ियाँ और बिल्कुल पतली सी आलू की सब्जी, इतना ही तो था। तो बेचारे किसान भी इंसान हैं, अपने मुल्क को अन्नदाता हैं, अनाज पैदा करके मुल्कों को खिला रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी खिला रहे हैं, मंत्रियों को खिला रहे हैं, सब नेताओं को खिला रहे हैं। और उनके बारे में इतनी गैर जिम्मेदाराना सोच कि हम उनसे बात नहीं करनी, बल्कि इतना उल्टा सोच पैदा कराया जा रहा है कि जब मैं पढ़े लिखे लोगों से बातचीत करता हूँ तो वो कहते हैं किसानों की तो इतनी अच्छी हालत है और फिर भी ये उधम मचा रहे हैं, उनको कोई बरगल आ रहा है। अरे भाई, बात करके तो देख लो जाके। अपड़ से अपड़ किसान में भी समझ है कि कौन बात उसके हक में है, कौन उसके खिलाफ है, कौन देश के हित में है, कौन देश के खिलाफ है। उसमें कम अकल नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वानों से, प्रोफेसर ज्यादा अकल है हमारे देश के किसान में। छल कपट करने की चालाकी जरूर नहीं उसमें है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि किसानों में अपनी बात को सलाहियत से रखने की, समझदारी से रखने की समझ है। और अच्छी बात यह हुई कि जब मैं वहाँ से निकल के आ रहा था तो मुझे 4-5 स्टूडेंट्स मिल गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम पढ़ते हैं, वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं। उनमें एक लड़की भी थी। मुझे खुशी हुई कि ये बच्चे उनका दुख दर्द बांटने गए। मीडिया वाले, बड़े बड़े चैनल वाले तो मुझे नज़र नहीं आए, लेकिन छोटे छोटे चैनल वाले, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म वाले लोग वहाँ पे अपने छोटे छोटे कैमरे लेके उनसे बातचीत भी कर रहे थे। तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि अभी देश जिंदा है। लेकिन देश दरअसल जिंदा इसलिए है कि ये किसान अपनी बात सरकार के सामने रखने के लिए और शांतिपूर्वक रखने के लिए, किसी किस्म की कोई धींगा मस्ती, उपद्रव, गाली गलौज नहीं है इनकी तरफ से। उनके बीच बीच में माइक वाइक से स्पीच भी कुछ लोग कर रहे थे, बहुत संयत भाषा में बोल रहे थे। ज़्यादातर लोग जो आज मुझे मिले वो पंजाब से आए थे और बता रहे थे कि जब वो हरियाणा में होके आ रहे थे तो हरियाणा के लोगों ने करनाल में, पानीपत में और दूसरी जगहों पे उनकी मदद की, पानी पिलाया, शरबत पिलाया, खाना भी लोगों को सर्व किया। मैं समझता हूँ कि दिल्ली वाले लोगों का ये फ़र्ज़ है कि वो जो दुर्भावना किसानों के बारे में फैलाई जा रही है मीडिया के ज़रिए या रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं के ज़रिए या व्यापारियों के ज़रिए, उसको ख़त्म करें और कहें कि भाई किसानों का हक है कि उनके लिए फसल का वाजिब दाम मिले। आज किसानों की एवरेज आमदनी प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय औसत का 1/6 या 1/4 है। उनको भी हमारे बराबर आने का हक है। पढ़े लिखे लोगों को जो तनख्वाह मिलती है उसके बराबर उनको भी आने का हक है, उनके बच्चों को भी पढ़ने का हक है। इसके साथ में एक बात जरूर मैं किसानों के साथ जोड़ता हूं कि आप लोग फसल के दाम के साथ साथ गांव को स्वावलंबी बनाने के, गांव के पंचायत हकों को हासिल करने का भी आंदोलन चलाएं, उसको जोड़ लें ताकि गांव अपने पांव पे खड़ा हो। ये मेरी एक और लोगों से अपील है। और एक बात और कि ये आंदोलन बाकी आंदोलनों से जुड़े। जैसे दिल्ली में नागरिकता के सवाल पे एक आंदोलन चला, अगर नागरिकता के आंदोलन में शरीक होने वाले जो बेटियां थी, हमारी बहनें शाहीन बाग की और दूसरे इलाकों की, वो भी इसमें शरीक हो जाए। और आइंदा जब उनका आंदोलन चले तो ये हमारे किसान और विद्यार्थी भी शरीक हो जाए। हमारे शिक्षकों ने पिछले साल अच्छा आंदोलन खड़ा किया था एक टेम्परेरी टीचर्स को रेगुलर बनाने के सवाल पर, वो टीचर भी इसमें शरीक हो जाए। तो इस तरीके से जनता एक दूसरे से जुड़ जाए। किसानों का हित विद्यार्थियों से अलग नहीं है, नागरिकों का हक किसानों से अलग नहीं है। ये सब मिलजुल के काम करेंगे तो हमारे देश की शक्ल बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।